है कि अगर 25 सीटें, कम से कम 25 सीटें, इन 55 सीटों में से बीजेपी ने अपनी तरफ नहीं ली, यानी कि 25 सीटों पर अगर कामयाबी नहीं मिली 55 सीटों में से, तो मोदी सरकार आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जी बिल्कुल सही आंकड़े। और इस पर रोशनी डालने के लिए, इन तमाम आंकड़ों को मजबूत बनाने के लिए आज की हम वीडियो में शामिल करने वाले हैं बहुत बड़े यूट्यूबर और सच्चे यूट्यूबर जनाब मिस्टर दीपक शर्मा को। और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो जाहिर करती है कि मोदी जी की 50-55 सीटें फंसी हुई हैं। और इन 50-55 सीटों में मोदी जी ने अगर 25 सीटें, कम से कम 25 सीटें नहीं जीती इन 50-55 में, तो फिर तीसरी बार शपथ लेना इतना आसान नहीं होगा। क्या इस बार फिर से श्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, या फिर बाजी कोई दूसरी पार्टी जीतने वाली है? सबसे पहले तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो बिहार से कल शाम 5 बजे के बाद हमारे सामने आई है। हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं गुलाम रसूल कादरी, आप सबका खादिम। आज जो हम आपके सामने मौजू लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, आपने मेरे चैनल पर कभी नहीं सुना होगा। और ये भी आपको बता दें कि आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। लेकिन सबसे पहले गुजारिश है कि अगर आप लोगों में से किसी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत सुकून आपको मिलने वाला है आज की वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि अभी तक जो आंकड़े 2024 के चुनाव को लेकर लगाए गए हैं और जो दलील के साथ में बताए जा रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या है? क्या इस बार फिर से श्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, या फिर बाजी कोई दूसरी पार्टी जीतने वाली है? सबसे पहले तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो बिहार से कल शाम 5 बजे के बाद हमारे सामने आई है। जी, बिहार में बीजेपी के मोदी जी के बड़े खास मंत्री जब दौरे पर जाते हैं और अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो उनका वहां की आवाम ने, वहां की जनता ने, पब्लिक ने किस तरीके से स्वागत किया है, कितना अच्छा वेलकम किया गया है, वो आप अपनी आंखों से जरूर देखें। और फिर अंदाजा लगाएं कि इस बार कौन सी सरकार है जो हिंदुस्तान पर राज करने वाली है। इस बार जो मुकाबला खास होने वाला है वो बड़ा जबरदस्त है एनडीए और बीजेपी के दरमियान। लेकिन आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये बात का दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार आना 90% मुश्किल है, क्योंकि 50 से 55 सीटें बीजेपी की फंस चुकी हैं
और वो सीटें जो 2019 में और 2014 में बीजेपी की झोली में आई थीं। जी, हम अपने सामने इन सबूतों को देख रहे हैं, इन आंकड़ों से वाकिफ हो रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि अगर 25 सीटें, कम से कम 25 सीटें इन 55 सीटों में से बीजेपी ने अपनी तरफ नहीं ली, यानी कि 25 सीटों पर अगर कामयाबी नहीं मिली 55 सीटों में से, तो मोदी सरकार आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जी, बिल्कुल सही आंकड़े। और इस पर रोशनी डालने के लिए, इन तमाम आंकड़ों को मजबूत बनाने के लिए आज की हम वीडियो में शामिल करने वाले हैं बहुत बड़े यूट्यूबर और सच्चे यूट्यूबर जनाब मिस्टर दीपक शर्मा को। हम उनकी वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं और तमाम सबूत, तमाम दलीलें आपके सामने हैं, और आपको फिर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि 2024 में कौन सी सरकार इंडिया के अंदर बनने जा रही है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बीजेपी इस बार चुनाव में 370 सीटें जीतने जा रही हैं और एनडीए 400 पार जा रही है, या फिर जो जमीनी सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो जाहिर करती है कि मोदी जी की 50-55 सीटें फंसी हुई हैं और इन 50-55 सीटों में मोदी जी ने अगर 25 सीटें, कम से कम 25 सीटें नहीं जीती इन 50-55 में, तो फिर तीसरी बार शपथ लेना इतना आसान नहीं होगा मोदी जी के लिए। अब दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं डेटा एक्सपर्ट्स के साथ बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ज़मीन पर, टीवी पर नहीं, गोदी मीडिया के अखबारों में नहीं, ज़मीन पर मोदी जी कहाँ फंसे हैं और कितना फंसे हैं। लेकिन इस डेटा रिपोर्ट को दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक वीडियो क्लिप देखिए, छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए, जिसमें मोदी जी के एक बड़े खास मंत्री बिहार में अपने इलाके में जा रहे हैं। जरा देखिए किस तरह से पार्टी ने उनका स्वागत किया। 400 पार का नज़ारा तो आपने देख लिया कि मोदी जी के सबसे खास मंत्री गिरिराज सिंह अपने ही इलाके बिहार में जब अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं तो उनका कैसे स्वागत हो रहा है, किस तरह की नारेबाजी हो रही, लोग रास्ता रोक रहे हैं और उसमें भी सबसे आगे पार्टी के कार्यकर्ता है। ये स्थिति है, ये ज़मीनी स्थिति है गिरिराज सिंह की, बीजेपी की, मोदी की। और उधर मोदी जी के जो खास पार्टनर हैं, जी हाँ, चिराग पासवान, वो बगावत पर उतर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान। ये भी बिहार की हकीकत है। और बिहार की तीसरी हकीकत, ये जो साहब है नीतीश कुमार साहब, ये पिछले कई दिन से लंदन में है। जी हाँ, तो नीतीश कुमार लंदन में हैं, चिराग पासवान जो हैं वो बगावत पर उतरे हैं, गिरिराज सिंह जैसे कई मंत्री जा नहीं पा रहे अपने इलाके में। बिहार का ट्रेलर तो आपने देख लिया। बिहार में कितनी सीटें फंसी हुई हैं ये आगे मैं बताने जा रहा हूँ डेटा एक्सपर्ट के ज़रिए। बिहार जहाँ 40 में से 39 सीटें पिछली बार एनडीए को मिली थी, मोदी जी को मिली थी, उसकी सच्चाई मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और राज्य की बात कर लेते हैं, हरियाणा की। 10 में 10 सीटें, क्लीन स्वीप था मोदी जी का पिछली बार। लेकिन इस बार पिछले 1-1.5 महीने से वहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे। जो स्थिति पंजाब की है वही स्थिति हरियाणा की, बल्कि हरियाणा की स्थिति कहीं ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि गांव-गांव में भाजपा सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने किसानों के लिए बैरिकेडिंग लगा दी। गोली भी चली, कुछ लोग शहीद भी हुए, फायरिंग हुई, आंसू गैस के गोले चले। अब इस आंदोलन का असर इतना ज़्यादा है कि बीजेपी के कई सिटिंग एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई विधायक हिले हुए हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, क्योंकि किसानों ने घेराबंदी कर रखी। जो हाल गिरिराज का है वही हाल
बीजेपी के नेताओं का है हरियाणा में। लिहाजा आज बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता, जी हाँ, बृजेंद्र सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने आज इस्तीफा दिया। सिटिंग एमपी हिसार से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और कई और लोग हैं जो लाइन में लगे हैं चौधरी साहब की तरह, छोड़ना चाहते हैं, पाला बदलना चाहते हैं। ये हाल हरियाणा का है, जहां 10 में 10 सीटें जीती थी। इस बार क्या होगा आगे बताऊंगा। हरियाणा में कितना नुकसान मोदी जी को हो रहा है। अब दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर, इस एमएसपी वॉर को लेकर हालात सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही खराब नहीं है। इसका जो असर है, इसकी जो आंच है, राजस्थान बॉर्डर के अंदर भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में तो जहाँ जाट पॉकेट्स हैं, वहाँ वाकई किसान कहीं ना कहीं बॉर्डर पे जाना चाहता है, इस आंदोलन में शामिल होना चाहता है। इसका असर ये है कि राजस्थान के बड़े मजबूत नेता, जी हाँ ये साहब, हनुमान बेनीवाल, पाला बदलते रहते हैं। इस बार अगर कांग्रेस ने इनको ऑफर दे दिया तो हो सकता है हनुमान बेनीवाल इंडिया अलायंस में आ जाए। और अगर वो इंडिया अलायंस में आते हैं तो एक झटका होगा बीजेपी के लिए, राजस्थान के लिए, जो 25 में 25 सीटें फिर से जीतना चाहती है। राजस्थान की रिपोर्ट भी बताएंगे आगे आपको। अब दोस्तों, आज के वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को शामिल नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं उसमें स्थिति स्पष्ट नहीं है। और यही चीज़ उड़ीसा में है, जहाँ पर बीजेपी बीजेडी के साथ बात कर रही, मोदी जी और नवीन पटनायक की बातचीत हो रही, तो वहाँ स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की बात फिर कभी करेंगे। लेकिन जो बाकी राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों पर आज बात होगी। डेटा मैं आपके सामने रखूंगा। हाँ, एक चीज़ है कि इस बार इस वीडियो में जो डेटा आपको मिलेगा वो स्टेट वाइज है, राज्यवार है। अगली बार कोशिश ये रहेगी कि सीट वाइज जाएँ, कंस्टिट्यूंसी वाइज जाएँ, क्योंकि कंस्टिट्यूंसी, एक एक कंस्टिट्यूंसी को अगर मैं डिस्कस करूँगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इस बार आप एक जिस्ट देखिए, आप एक ब्रीफ देखिए कि ये जो 370 सीटों की बात हो रही है, ये जो 400 पार की बात हो रही है, जमीन पर क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, कहाँ मोदी जी खड़े हैं। आज फोकस स्टेट वाइज पर है और आंकड़े क्या कहते हैं, डेटा क्या करता है, वो आप जरूर देखें और समझने की कोशिश करें। मैं आप पर छोड़ता हूं कि मोदी जी 370 ला रहे हैं या मोदी जी का स्ट्रगल तीसरी बार सरकार बनाने के लिए है। तो दोस्तों, मोदी जी 370 जीतने जा रहे हैं या फिर 270 के लिए स्ट्रगल, संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट होंगे अभिषेक कुमार, कई बड़े देश के मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं और एक बड़ी सटीक जानकारी रखते हैं जहाँ तक कि पॉलिटिकल डेटा की बात है। और उनसे बात करूँगा, कोशिश करूँगा आपको एक तस्वीर देने की, हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक, एक तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां आपको ये पता लग सके कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी कहां खड़े हैं। चलते हैं सीधे अभिषेक कुमार के पास। और पहला सवाल अभिषेक ये है कि आपका जो डेटा है, क्योंकि आप तो डेटा जर्नलिस्ट हैं, डेटा पे महारत हासिल है, इंडिया टुडे से लेकर न्यूज लॉन्चर तक। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो डेटा है, जो आपने तमाम लोगों से बात की और जो आपका डेटा का आकलन है, जाहिर तौर पर आप ये नहीं बताने जा रहे हैं कि बीजेपी कितनी सीटें हार रही है, लेकिन कितनी सीटें फंसी हुई हैं जो बीजेपी हार सकती है। मैं चाह रहा हूं कि वो जरा डेटा बता दीजिए फटाफट। एक बार डेटा हम देख लें, इस नक्शे पर डेटा देख लें ग्राफिक्स के साथ, और फिर हम आगे सवाल पे बढ़ते हैं। दीपक जी, हार जीत तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार 303 सीटें जीती थी। और अपना असेसमेंट जब हम कर रहे थे, उस वक्त मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ से भाजपा की 70 सीटें थी 303 में, और वहां एक ग्रे एरिया दिखाई दे रहा है अलायंस को लेकर या विपक्षी अलायंस को लेकर। लिहाजा उन दोनों राज्यों को हमने छोड़ दिया तत्काल। लेकिन जो बची हुई 233 सीटें भाजपा की है, जो रेस्ट ऑफ इंडिया से आई है, यूपी और उड़ीसा को छोड़कर, उनमें 50 से 55 सीटें बीजेपी की ऐसी दिखाई दे रही है जो आज की तारीख में यदि चुनाव हो जाए तो ये सीटें फंस सकती हैं। और इन पर मतलब हार सकती हैं। जी, वो सीटें फंस सकती है, वो हार सकते हैं। और वैसे वो उससे ज्यादा भी वो आंकड़ा जा सकता है, लेकिन ये मिनिमम की बात हम कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी मुसीबत में है। और राज्यवार यदि हम बता दें, क्षेत्रवार और राज्यवार, तो हिमाचल प्रदेश में 1 सीट,
चारों सीटें उनकी है। उत्तराखंड की पांचों सीटें उनकी है, लेकिन एक सीट वहां हरिद्वार की फंसती दिख रही है। दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से 7-0 के बीजेपी के स्ट्राइक रेट को धक्का लगता दिख रहा है, 2 सीटें फंसती हुई दिख रही है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के साथ बीजेपी ने पिछली बार अलायंस कर 25-0 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, 24 बीजेपी की थी। इस बार 3 सीटें फंसती हुई दिख रही है। गुजरात में कम से कम एक सीट, 26-0 का स्ट्राइक रेट था, एक सीट कम से कम जाती हुई दिख रही है। एक सीट किसकी हो सकती है? ये चेतर बसावा की सीट भड़ूच की बताई जा रही है। वैसे बनासकांठा, पाटन और अहमदाबाद शहर की भी एक सीट फंसी हुई। चलिए अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे वरना बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, अब मध्य प्रदेश में गुजरात 2 के सीटें हैं जो बीजेपी की फंसी हुई दिखाई दे रही है। एक तो दिग्विजय सिंह खुद राघवगढ़ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक और सीट है छत्तीसगढ़ में जो 9 और 2 का पिछला चुनाव का आंकड़ा था। 9 सीटें बीजेपी की थी, 9 में कम से कम मिनिमम एक सीट जा रही है बीजेपी की आज की तारीख में। महाराष्ट्र में 23 सीटें बीजेपी ने अविभाजित शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में जीती थी। वहां आज की तारीख में लोग तो तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 8 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि यहां कोई चारा चलने वाला नहीं है उन 25 में से। ठीक इसी तरह से आप कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र में आप एनडीए की नहीं, आप सिर्फ बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी की मैंने कहा 23 में 8 सीटों का नुकसान हो रहा है इस बार। जी 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 जी। ठीक इसके आगे कर्नाटक में आप जाएं तो डीके शिव कुमार का मैनेजमेंट है, वहां भी तमाम दावे हैं। 5 से लेकर के 20 के बीच में लोग बीजेपी को सीटें दे रहे हैं। पिछली बार 25 मिली थी राज्य की कुल 28 सीटों में से, और वहां यदि मैक्सिमम पर ही जाए तो बीजेपी को 20 सीटें यदि आ रही है, इसका मतलब है कि 5 सीटों का घाटा है। 5 सीटों का। जी बिहार की बात करें, 17 सीटों पर लड़कर 17 बीजेपी जीती थी। और आज जैसे चिराग पासवान नखरे दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार लंदन घूम रहे हैं, बाकी छोटे पार्टनर भी दूसरी तरफ तेजस्वी यादव से भी बात कर रहे हैं, उस हालात में बीजेपी के सामने आज आपने एक फुटेज भी देखी कि गिरिराज सिंह का कैसा विरोध हुआ है बेगूसराय में। उस बेगूसराय में जहां उन्होंने रिकॉर्ड मतों के अंतर से 4.25 लाख वोट से कन्हैया कुमार को हराया था, उस बेगूसराय में बीजेपी के वर्कर और बीजेपी के समर्थक माने जाने वाले लोग गिरिराज सिंह का विरोध कर रहे थे। कम से कम 2 सीटें वहां नुकसान होगी। ठीक इसी तरह से बंगाल में 10 से 12 सीटों का नुकसान बंगाल में दिखाई दे रहा है बीजेपी को। आज ममता बनर्जी की लिस्ट आ गई है, क्रिकेटर यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक, यहां तक कि जो मतुआ समाज जिसके 1 करोड़ वोट है बंगाल में, उसके सबसे उभरते हुए चेहरे को बीजेपी से लाकर ममता बनर्जी ने टिकट दे दिया है। वहां पर 10 से 12 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, 12 सीटें मान के चल रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में असम और छोटे राज्यों को मिलाकर अकेले बीजेपी की 14 सीटें थी। कम से कम मणिपुर का मामला हो या फिर दूसरे राज्यों के अपने मुद्दे हो या असम के अंदर जो एथनिक ग्रुप्स हैं और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो समर्थन मिला है, नहीं भी नुकसान होगा तो 4 सीटों का नुकसान कम से कम फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब इसके आगे आप देखें, झारखंड में 11 सीटें बीजेपी की थी और जिस प्रकार से चीफ मिनिस्टर को जेल में ले जाया गया है, आपने देखा है कि आदिवासी चेतना झारखंड से लेकर बंगाल तक असर कर रही है। लेकिन झारखंड की बात यदि करें, 11 से घट के 9 होती हुई तो आज ही दिखाई दे रही है। पता नहीं अप्रैल मई में क्या होगा, कहां तक जाएगी। और हरियाणा किसान आंदोलन से लेकर महिला पहलवान आंदोलन तक, नूह और मेवात की घटना भी बीजेपी के लिए माहौल नहीं बना पाई। सर्व खाप पंचायत खिलाफ दिखाई दे रही है। और आज तो सर छोटू राम के वारिस बीजेपी के सांसद विजेंद्र सिंह भी साथ छोड़कर चले गए जी। वहां भी 4 सीटों का नुकसान है। और अंतिम राज्य की बात हम करें तो तेलंगाना की स्थिति, 4 सीटें पिछली बार मिल गई थी, अभी तो लग रहा है कि जी किशन रेड्डी ही खाता खोल पाएंगे। वहां भी 2 से 3 सीटों का, कम से कम 2 का नुकसान तो सीधा दिखाई दे रहा है। नहीं तो टोटल मैं करूं 50 से 55 का नुकसान सीधा दिख रहा है 233 के आंकड़े में। ध्यान रखिए मैं 233 की बात कर रहा हूं। नहीं चलिए मैं अभिषेक मान लेता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश नहीं इसमें जोड़ा और आपने उड़ीसा नहीं जोड़ा, क्योंकि वहां पर अभी भी सीटें फाइनल नहीं हो रही हैं, ना विपक्ष की फाइनल हो रही हैं और अभी भी काफी मायावती को लेकर कहीं कुछ रोज स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो आपने उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को नहीं गिना, यानी उत्तर प्रदेश की आपने 80 सीटें और उड़ीसा की 21, तकरीबन 70, यूपी में 62 और उड़ीसा में 8, 70।
उत्तर प्रदेश की टोटल 80 सीटें और उड़ीसा की 21, यानी 100 सीटों को आपने किनारे कर दिया है। और तब आपकी जो टैली है 50-55 की आ रही है, यानी आप कह रहे हैं कि 50-55 का नुकसान हो सकता है। 50-55 सीटें मोदी जी की फंसी हैं। तो अगर मैं 50-55 को 50 भी मान लूं और इसको 303 से मैं अगर घटाऊं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि मोदी जी 255-250 के आसपास खड़े हैं आज की तारीख में। ये कहना चाह रहे हैं आप? निश्चित तौर पर 255 और 250 भी हम तब दे रहे हैं जब उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी हम मान के चल रहे हैं कि उत्तर पिछला प्रदर्शन दोहराया जा सकता है। लेकिन अगर वहां भी गिरावट होगी तो ये मामला 220 तक जा सकता है, 210 तक जा सकता है। जी, एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, आज जो ममता बनर्जी की रैली थी, जो जिसे एक ऐतिहासिक रैली कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक भगदड़ सी मची हुई है भाजपा में, कई उसके सांसद, कई विधायक वो ममता जी के पास जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पिछली बार 18 सीटें मिली थी बीजेपी को, इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि कम से कम 26 सीट्स, 26 सीटें हम 42 सीटों में लाएंगे, यानी पश्चिम बंगाल में 26 सीटों की बात कर रहे हैं। तो आप क्या मान रहे हैं कि 26 की जगह ये 18 से भी कम आने वाली हैं? बड़ा आश्चर्य हुआ, आंकड़ा कोई राउंड फिगर में देता है 25, 30, 35 इस तरह से। 26 का आंकड़ा मोदी जी ने दिया है तो निश्चित तौर पर एक कंफ्यूजन में डालने के लिए ही दिया है। बंगाल में बीजेपी को सफलता कहां मिली और कब मिली ये जानना जरूरी है। जब तक अमित शाह के रोड शो में ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति नहीं गिराई गई, तब तक जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को सफलता मिली। और उसके बाद बांग्ला आत्मसम्मान जागा और उसने टीएमसी को उठा दिया, टीएमसी 23 तक पहुंच गई। और उसमें जंगल महल के इलाके में 7 में 6 लोकसभा सीटें। ठीक इसी तरह से बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए नॉर्थ बंगाल का जो एक लंबी पट्टी दिखाई देती है बिहार और बांग्लादेश के बीच की, उसमें बीजेपी को सीटें मिली। उधर मथुआ का वोट है, मथुआ समाज का सबसे उभरता हुआ आइकन, सबसे बड़ा चेहरा आज टीएमसी का कैंडिडेट है। ठीक इसी तरह से हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से सक्रियता दिखाई विधानसभा में, जंगल महल में सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, और आज भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। जी, मैं अभिषेक बहुत माइक्रो लेवल पे नहीं जाऊंगा, फिर कभी किसी दिन हम लोग इस माइक्रो लेवल पे जाएंगे क्योंकि उसके लिए 1-1.5 घंटा चाहिए। एक चीज जो मेरी समझ में आ रही है, जो आपने कहा कि बंगाल, पश्चिम बंगाल में मोदी जी थोड़ा सा एक कमजोर जमीन पर है, वहां नुकसान हो सकता है। बिहार में जो नीतीश कुमार और मोदी जी की जोड़ी है जम नहीं पा रही है, काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो बिहार में भी कुछ सीटों का नुकसान है। आपने कहा कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार, जिनको दक्षिण भारत का चाणक्य कहा जाता है, कर्नाटक में भी इस बार 5-6 सीटों का नुकसान मोदी जी उठाएंगे। और सबसे ज्यादा फंसी हुई स्थिति महाराष्ट्र में है, जहां पिछली बार 23 सीटें जीती थी और शिवसेना के साथ मिलकर 41 का स्कोर हो गया था 48 में। वहां भी एक मोटा घाटा नुकसान हो रहा है मोदी जी को। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज आपने कही कि हरियाणा में जो है, हरियाणा में जहां 10 में 10 सीटें ले गए थे, जीती थी मोदी जी ने, वहां आप कह रहे हैं कि वहां भी 4-5 सीटें फंसी हुई हैं। तो क्या मैं मानूं कि हरियाणा में खट्टर सरकार क्लिक नहीं कर पा रही है, या ये जो जाटों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इसका असर है कि जो जाट नेता हैं वो छोड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? हरियाणा क्या आज की तारीख में दुखती रग है मोदी जी की? देखिए, हरियाणा में बीजेपी के मैं भी किसान आंदोलन के दरमियान हरियाणा के गांव से होते हुए शंभू बॉर्डर से दिल्ली तक आया। शंभू बॉर्डर से रास्ते बंद थे, कीले ठुकी हुई थी, आपको पता होगा। तो गांव गांव से घूम घूम के आना पड़ता था। जिस गांव में आप जाइए, लोग यही कहते थे गुड़गांव फरीदाबाद की पार्टी बीजेपी के बारे में। अब गुड़गांव फरीदाबाद की पार्टी का टैग जब लग गया, इसका सीधा मतलब है कि गुड़गांव की, हरियाणा की 8 लोकसभा सीट के वोटर खुद को वंचित तबके से मान रहे हैं। और उसमें महिला पहलवानों का आंदोलन, ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर, किसानों का आंदोलन। और ध्यान रखिए, जो आकलन मैंने आपके सामने रखे हैं वो तब के आकलन है जब एक भी लोकसभा सीट पर अब तक हिंदी भाषी भारत में कैंडिडेट का ऐलान इंडिया अलायंस ने नहीं किया है। कैंडिडेट के आने के बाद और ये सीटें बढ़ भी सकती हैं। अभिषेक, आपने जो एक मोटी बात आज जो अंडरलाइन करने वाली है वो ये है, फिर से मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा, हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल, 5 स्टेट ऐसे हैं कि अभिषेक का कहना है कि यहाँ पर बहुत टाइट पोजीशन मोदी जी की है। और इसके अलावा एक चीज़ आपने और कही कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ 1-1, 2-2 सीटों का नुकसान है। बहुत ही फुटकर, बहुत ही रिटेल
लॉसेस हैं, कहीं 2 सीट, कहीं 1 सीट, दिल्ली में 2 सीट, हिमाचल में 1 सीट, लेकिन ये 2-2 करते हुए ये जो बूंद-बूंद है, ये भी अच्छी खासी एक संख्या बन जाती है। और एक चीज़ आपने और कही कि नॉर्थ ईस्ट में भी नुकसान इस बार होगा, वो शायद मणिपुर इफ़ेक्ट हो सकता है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 50 सीटों का नुकसान है और ये देखना होगा कि ये 1.5-2 महीने में मोदी जी इसको कैसे रिकवर करते हैं, अगर वो 272 के पार जाना चाह रहे हैं। अभिषेक, बड़ी अच्छी एनालिसिस थी और अगर समय होता तो मैं वाक़ई ब्रेकअप करता सीट वाइज़, और किसी दिन मैं आपके साथ ज़रूर बैठूँगा सारा डेटा लेकर और सीट वाइज़ हम असेसमेंट करेंगे। आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने अपना डाटा हमारे साथ शेयर किया दोस्तों के साथ। सो नाइस ऑफ यू, और मैं किस दिल से, किस तरह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने ये डाटा हमारे साथ एक्सक्लूसिव शेयर किया, अपनी मेहनत आपने शेयर करी है।